ये सीढ़ियां ऊपर बादलों तक जाती हैं क्योंकि ऊपर है हमारे महादेव का चौरासन मंदिर। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसने बस सारे काल देखे हैं जिनकी कल्पना हम रामायण और महाभारत पढ़ के करते हैं। बल्कि ये मंदिर तो रामायण काल से भी प्राचीन है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण भी खुद प्रभु श्री राम जी के पूर्वजों ने कराया था। इस मंदिर के बारे में भारतवर्ष में ज्यादा किसी को पता नहीं है क्योंकि ये मंदिर है रोहतासगढ़ का और रोहतासगढ़ स्थित है घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच रोहतास जिला में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। वैसे देखा जाए तो टूरिज्म और एडवेंचरस ट्रिप्स के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती, मगर फिर भी ये जगह आज तक लोगों के पहुंच से बाहर रहा है, जिसका मुख्य कारण है नक्सलवाद। यहाँ नक्सलवादी लोगों का काफी प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ ना बच्चों के लिए स्कूल है, ना ही बिजली नेटवर्क है और ना ही कोई सड़क। ये जगह और यहाँ की विचारधारा हमारे देश से थोड़ी भटकी हुई मालूम पड़ती है। वैसे तो इन पहाड़ों में जंगली आदिवासी लोगों के गांव हैं, मगर बदहाली में जैसे तैसे यहाँ गुजारा करना पड़ता है। आज हम जानेंगे कब और कैसे इस किले का निर्माण हुआ और कब इसे कलयुग में धोखे से मुस्लिमों द्वारा कब्जा किया गया और कैसे यहाँ मंदिरों के साथ बर्बरता की गई। वैसे YouTube पर रोहतासगढ़ की तमाम वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, मगर जो आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वह किसी भी वीडियो में ना तो ऐसी जानकारी मिल पाएगी, ना ही यहाँ की कहानी पता चल पाएगी। लोग वीडियो तो बनाते हैं मगर इन महलों में घटी घटनाओं और कहानियों को नहीं बता पाते। बस अपने मन से जिस महल को जैसे दर्शाना दिखाना होता है कर देते हैं ज्यादा व्यूज लाइक्स के लिए। मगर हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग है। हमारे देश में ऐसे तमाम प्राचीन धरोहर मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता, मगर हम उन सारे धरोहर के साथ साथ उनसे जुड़ी कहानियों और वहां के दिव्य दर्शन सबको कराना चाहते हैं, जिससे हमारे देश के हर कोने तक हमारी प्राचीनता और हमारी परंपरा की कहानियां सब लोगों तक पहुंच सके। यह वीडियो रोहतासगढ़ पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने दिखाया है कि कैसे हमने नीचे घाटी से 15 किलोमीटर का सफर को पूरे 3 घंटे में पूरा किया था, क्योंकि यहाँ आने के लिए अच्छी रोड नहीं है। हमें ऑफ रोडिंग कर इन दुर्गम पहाड़ों में जाना होता है, जिसमें काफी वक्त लगता है। पिछले पार्ट में हमने दिखाया था किले का प्रथम द्वार, जो कि किले से 8 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। यह द्वार काफी भव्य है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जब हम किले का पहला द्वार पार करके कुछ देर चलने के बाद किले पर पहुंचे, तब तक शाम हो चुकी थी और यह किला बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसके 2 पार्ट बनाने पड़े। यह रोहतासगढ़ का किला दुनिया के सबसे पुराने और बड़े दुर्गों में से एक है, जो कि कुल 45 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस किले में प्रवेश करने के लिए कुल 83 द्वार हैं और हर द्वार को घूमने में कई दिन लग जाते हैं। इस किले के निर्माण की बात करें तो यह किला आज से कई लाख साल पुराना है। इसका निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र
राजा रोहितासो ने कराया था। वो यहीं से अपना साम्राज्य चलाया करते थे। यहाँ के आदिवासियों का मानना है कि राजा रोहितासो ने आदिवासियों के कबीले की एक लड़की से शादी भी की थी, जिस कारण यह आदिवासी खुद को रोहितासो का वंशज भी मानते हैं। मगर जब सरकार द्वारा इस किले की उम्र को पता किया गया तो इस महल के पत्थर उतने प्राचीन नहीं थे जितना पुराना होने का दावा किया जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये किला उतना पुराना नहीं है। ये त्रेता युग का ही बना हुआ है। बस वक्त के साथ साथ यहाँ मरम्मत और नव निर्माण का काम हर राजा ने अपने अपने काल में कराते रहे हैं, जिस वजह से इसके प्राचीन अंश का पता नहीं लग पाता। मगर कहा जाता है कि इस महल की नींव राजा रोहितासो द्वारा ही रखी गई थी। यहाँ मौजूद है त्रेता युग का चौरासन मंदिर और पाषाणिक काल की 2 समाधियां भी मौजूद हैं, जिससे इसकी प्राचीनता का प्रमाण मिल जाता है। तो आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं इस किले को। ये द्वार महल के आगे बने एक विशाल कैंपस में प्रवेश करने का फ्रंट द्वार है। इस द्वार के ऊपर जाने के लिए साइड में सीढ़ियां दी हुई हैं। अब हम ऊपर चल के देखते हैं क्या व्यवस्था की गई थी उस जमाने में द्वार के ऊपरी मंजिल पर। सीढ़ियों से ऊपर आते ही राइट साइड में ऊपर से मेन गेट पर नजर रखने के लिए दोनों तरफ सैनिकों के बैठने लेटने की पूरी व्यवस्था की हुई है। वहीं लेफ्ट साइड जाने पर एक खुली जगह है जहां से गेट का बाहर का नजारा देखने को मिलता है और यहाँ से सीधा महल के मेन प्रवेश द्वार पर आसानी से नजर रखा जा सकता है। इस द्वार की दूसरे मंजिल पर जाने पर एक खुला छत है और एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे हर जगह झरोखे बने हुए हैं और यहाँ से महल के कई हिस्सों पर आराम से नजर रखी जा सकती है। नीचे उतरने पर इस बाहरी कैंपस में चारों ओर लाइन से कमरे बने हुए हैं। चूंकि ये महल के बाहर का कैंपस है, इसलिए संभवतः ये सैनिकों के क्वार्टर रहे होंगे। और ये कैंपस बहुत बड़ा है, जिसमें एक साथ 1 लाख से ऊपर की सेना आराम से खड़ी हो सकती है। महल के पहले कैंपस में प्रवेश करने के लिए कुल 3 द्वार हैं, जो कि तीनों दिशाओं में मौजूद हैं। यह द्वार कैंपस के लेफ्ट साइड का द्वार है और इस कैंपस के सामने लगी हुई नजर आती है महल की बाहरी दीवार, जिसपे कुछ सुंदर कलाकृति से बनाए हुए झरोखे नजर आते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं महल के मेन प्रवेश द्वार पर, जहां पूरा तत्व विभाग द्वारा इस बोर्ड पर इस किले की जानकारी दी हुई है। इस भव्य द्वार की बात करें तो इसके ऊपर दोनों साइड में बने हुए हैं 2 झरोखे, जिसपे सुंदर नक्काशी की गई है और इन दोनों झरोखों के नीचे बने हुए हैं 2 हाथियों की मूर्तियां, जो कि राजपूती शैली को दर्शाता है। इस द्वार का निर्माण आमेर के राजा मानसिंह खचुआहा ने कराया था। मानसिंह का इस किले से बहुत पुराना संबंध था, जिस वजह से पूरे बंगाल की सूबेदारी मानसिंह इसी किले में रहकर चलाते थे। उस वक्त बंगाल के अंदर आज का झारखंड, बिहार, बांग्लादेश और यूपी ये सब आते थे, लेकिन राजा मानसिंह ने पूरे बंगाल की राजधानी रोहतास को ही क्यों बनाया था, किसी और किले को क्यों नहीं? तो इसका मेन कारण है राजा रोहितासो। जिन अयोध्या के राजा रोहितासो ने इस किले का निर्माण कराया था, असल में वो मानसिंह के पूर्वज थे। इस वजह से मानसिंह इसे अपने पूर्वजों की विरासत मानते थे और यहाँ से उनका लगाव था। और यह किला भी इतना बड़ा है कि ऐसे बड़े साम्राज्य को ऐसे किलों की ही आवश्यकता होती है। राजा मानसिंह ने अपने समय काल में यहाँ कई महलों के निर्माण भी कराए थे। अब बात करेंगे इस किले में हुए फेरबदल की। कब और कैसे यहाँ की राजशाही हिंदू राजाओं के हाथ से निकलकर मुस्लिम बादशाहों के हाथ में आई थी। त्रेता युग में इस किले के निर्माण के बाद कलयुग की 15वीं शताब्दी तक इस किले पर हिंदू राजाओं का ही अधिकार था। मगर 1538 में बंगाल के बादशाह शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच जंग छिड़ गई।
तब शेरशाह के मन में रोहतासगढ़ को अपने अधिकार में लेने का विचार आया और उसने वहां के हिंदू राजा नृपति से आग्रह किया कि वह शेरशाह के फैमिली के औरतों को अपने पास रोहतासगढ़ में सुरक्षित रखे युद्ध चलने तक। और हिंदू रिवाज के अनुसार रोहतासगढ़ के राजा ने शेरशाह का आग्रह स्वीकार कर लिया, मगर सिर्फ औरतों को भेजने की ही शर्त रखी गई थी। पर चालाक और धूर्त शेरशाह ने कम से कम 200 पालकियां रोहतासगढ़ की तरफ रवाना की और इन पालकियों में औरतों की जगह अपने तेज तराक सैनिकों को बिठाया और पीछे खुद भी बैठ गया। जब पालकियां किले के पहले द्वार पर पहुंची तो वहां के पहरेदारों ने पालकियां रुकवा कर चेक करना शुरू किया। तब तक पालकी से सैनिकों ने उतरकर पहरेदारों को मार दिया और शेरशाह ने अपने सैनिकों के साथ किले में घुसकर हिंदू राजा के साथ धोखा किया। फिर यहाँ शुरू हुआ असली खूनी खेल। राजा और उनके लोगों को यहाँ मारा गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया, यहाँ के मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। अभी हाल ही में एक विष्णु भगवान की 5000 साल पुरानी मूर्ति यहाँ खुदाई में प्राप्त हुई है, जिसे शायद उसी वक्त में छुपाया गया था। यह काल हिंदुओं की दुर्दशा और पतन का काल था। हम आगे दिखाएंगे कि मंदिर को इन्होंने कैसे तहस नहस किया था। शेरशाह के बाद तक यहाँ अफगानों का ही वर्चस्व था, जो पूरे बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। तभी मुगल सम्राट अकबर का इस किले पर कब्जा हो गया और मुगल सेना के खास सेनापति राजा मान सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। तब मान सिंह ने पूरे बंगाल से इन अफगानों को खदेड़ा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने की कोशिश की, जिसमें राजा मान सिंह को अपने बड़े पुत्र दुर्जन सिंह की वीरगति को प्राप्त होना पड़ा था। हम अब प्रवेश कर रहे हैं यहाँ के महारानी के महल में, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। इस महल में आज से 400 साल पहले हर तरफ शीशे लगे हुए थे, जिस वजह से यहाँ एक दीपक जलाने पर भी चारों ओर रोशनी फैल जाती थी। इस महल से बाहर निकलते ही बीच द्वार पे बना हुआ है एक टैंक, जिसे बावली भी कह सकते हैं। उस जमाने में इसके अंदर पानी भरा जाता था, जिसकी वजह से महल के भीतर जो हवा इससे होकर प्रवेश करती थी वह ठंडी हो जाती थी। महल के चारों ओर प्रवेश द्वार पे ऐसे टैंक बने हुए हैं। अब हम महारानी के महल से बाहर निकलकर बाहरी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां चारों ओर लाइन से कमरे बने हुए हैं। इन क्वार्टर्स में महारानी के पर्सनल स्टाफ रहा करते थे, जो अब वीरान हो चुके हैं। महारानी का महल चारों ओर से ऐसे ही स्टाफ क्वार्टर से घिरा हुआ है, जहां रानी के हर तरह के सेविकाएं उपलब्ध होती थी। यहाँ की महारानी के लिए बहुत ही भव्य व्यवस्था की गई थी, जिसकी झलक हमें आज भी देखने को मिल रही है। इस परिसर से बाहर निकलते ही हमें मिलता है एक आंगन, जिसमें बड़े बड़े चौखट बने हुए हैं और इस आंगन को पार करते ही हम प्रवेश कर जाएंगे दूसरे महल के परिसर में। ये महल भी यहाँ के राजवंश के किसी खास व्यक्ति का रहा होगा। इसे पार कर जब हम आगे बढ़े तो हम प्रवेश कर गए राजा के परिसर में। ये यहाँ के राजा का महल है, जिसे आमेर के राजा मान सिंह ने अपने शासनकाल में बनवाया था और वह इसी महल में निवास किया करते थे। यह महल 2 मंजिला है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे इनके सेवक या अंगरक्षक रहा करते थे और पहली मंजिल पर राजा खुद रहा करते थे और इसके साइड से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं छत की तरफ, जहां से राजा महल के बाहर तक साफ नजर रख सकते थे। इस महल में कुछ लोग आश्रय लिए हुए हैं,
जिनके कपड़े यहाँ दिख रहे हैं। ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये महल तो वाकई में खूबसूरत है। ये अपने काल में कैसा रहा होगा। इस कमरे के बीच में है एक पानी का टैंक जो महल को ठंडा रखने के काम आता रहा होगा। मगर आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने जो देश का माहौल बना रखा है उससे ये लोग संदिग्ध नजर आते हैं और यहाँ ऊपर दुर्गम पहाड़ों में प्रशासन के लोग नजर नहीं रख पाते। मगर यह सरकार या प्रशासन को इनसे पूछताछ और यहाँ रहने की वजह जाननी चाहिए। अब हम महल के परिसर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है। कुल 45 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अभी तक हम सिर्फ महल ही देख पाए हैं। अभी हमें जाना है फांसी घर की तरफ जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब हम महल से निकलकर बाहर कैंपस में आ गए हैं और हम इस कैंपस से बाहर निकलने से पहले हम ऊपर चढ़ गए महल की दीवारों पर, ऊपर से इस परिसर को देखने के लिए। यहां से देखने पर महल की भव्यता नजर आती है। और ये है महल में प्रवेश करने का तीसरा द्वार। 2 द्वार तो शुरुआत में ही दिखा दिया था आप लोगों को। इस तीसरे द्वार से ही फांसी घर का रास्ता जाता है। तो चलिए इसे पार कर कर आगे बढ़ते हैं। फांसी घर के लिए हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा और यह किला इतना बड़ा है कि एक छोर से दूसरे छोर पे जाने में 1 दिन का समय लग सकता है या उससे भी ज्यादा। यहाँ आसपास गांव के मवेशी चरते रहते हैं और इनके गले में बंधा होता है एक घंटा जिसकी आवाज से इन मवेशियों की लोकेशन मिल पाती है, वरना इन पहाड़ों में बसे जंगल में इनके खोने का काफी डर होता है। यह किला ऊपर पहाड़ों में स्थित है और अब ये चारों ओर जंगल से घिर चुका है, जिस वजह से हमें आगे का रास्ता ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है। जैसे तैसे इन जंगल झाड़ियों से होते हुए हम आगे बढ़े तो हमें सामने दिखा एक प्राचीन मंदिर। इस प्राचीन और वीरान मंदिर को देख मैं इसकी ओर खींचा चला आया, जैसे कि यह मंदिर मुझसे कुछ कहना चाहता हो, अपने स्वर्ण काल से अपने विध्वंस तक की पूरी कहानी बताना चाहता हो। इस मंदिर ने मुझे अपने हालात दिखाकर खुद सारी कहानी बता दिया था और ये कहानी कोई नई कहानी नहीं थी, वही पुरानी कहानी है जो हर मंदिर महल की कहानी है। ये मंदिर भी राजा का पर्सनल मंदिर था जहां राजा रोज पूजा करने आते थे और इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है जो कि आजादी के बाद की है। असली मूर्ति तो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ दिया गया था और इस मंदिर के परिसर को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया था। मैं जहां भी जाता हूं मुझे इन मुस्लिम आक्रांताओं की बर्बरता हर प्राचीन विरासत पर देखने को मिल जाती है। मंदिर से निकलकर फांसी घर के लिए जब हम आगे चले तो हमें दिखा कुछ दूरी पर किले का छोर, माने किले का एक किनारा, जहां से हम इस किले की बाहरी सुरक्षा दीवार को देख सकते हैं जो कि 45 किलोमीटर लंबी है। देखिए यहाँ से नजर आ रहा है कि हम नीचे धरती से कितनी ऊंचाई पर हैं। ये पहाड़ जहां तक नजर आ रहा है वहां तक ये किला है। कैमरे से इसकी दूरी नहीं पता चल पा रही है, पर मैं आपको बता दूं कि ये किला काफी बड़ा है और वो पहाड़ के आखिरी छोर पर स्थित है सतयुग का चौरासन मंदिर जो बहुत दूर दिखाई दे रहा है। वहां जाने के लिए हमें कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना होगा। इसीलिए हम कल सुबह जाएंगे क्योंकि अभी शाम होने लगी है और मंदिर के लिए जंगल और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए इस दीवार पर आगे चलते हैं। यह दीवार अब जर्जर हो चुका है। इस दीवार की मरम्मत आखिरी बार शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कराया था।
यहाँ दीवार पर चलते चलते हम आ गए हैं एक द्वार पर, जो कि किले में घुसने का मार्ग है, जिसके रास्ते इस्तेमाल ना होने के कारण इन पर झाड़ियां उग गई हैं। आपको पता है, इस किले पर ऐसे और 83 द्वार हैं, जो किले के हर दिशा में मौजूद हैं। सिर्फ इसी बात से आप यह किले का कितना बड़ा होगा इसका अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ से कुछ पल किले की भव्यता का नजारा लेने के बाद मैं आगे बढ़ गया फांसी घर की तरफ, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और मुझे वापस महल तक पहुंचना है। यहाँ से किले का दीवार टूट चुकी है, इसलिए हम यहीं से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि इसकी सीढ़ियां तय खानों में खुलती हैं। कुछ दूर आगे चलने पर हम पहुंच गए फांसी घर पे, पर यहाँ आगे थोड़ी दिक्कत हो गई है। आगे जंगली लंगूरों का झुंड है, जो फांसी घर में ही मौजूद है। वहां अकेले जाना थोड़ा घातक हो सकता है, इसलिए मैं यहीं तक आपको दिखाना चाहूंगा। ये फांसी घर पहाड़ के किनारे में बना हुआ है, जहां से कैदियों को नीचे खाई में फांसी से लटका के फेंक दिया जाता था। और अब शाम होने लगी है, इसीलिए आज की वीडियो हमें यहीं समाप्त करनी होगी। अगले पार्ट में हम सफर करेंगे यहाँ से चौरासन मंदिर का, जिसके लिए हमें 8 किलोमीटर जंगल से होते हुए अकेले खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए राम राम।